हमारे लास्ट 4 टॉपिक्स रह गए हैं, वो हम लोगों ने इंशाल्लाह इस लेक्चर में कवर कर लेने हैं। आप लोगों का बायोस्टैटिस्टिक्स का जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा फिर इंशाल्लाह। ठीक है, हमारे पास रह गया था पोस्ट हॉक टेस्ट। ठीक है, उसके अंदर 2 और टेस्ट आते हैं फर्दर, एग्जांपल्स कह लें उसकी। फिर हमारे पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टेस्टिंग ऑफ कोफिशिएंट है। प्रोबेबली आपके जो आउटलाइन है उसमें टेस्टिंग ऑफ कोफिशिएंट लिखा हुआ है, उसके ये 2 पेजेस है हमारे पास। और उसके बाद एंड पे कोरिलेशन का टॉपिक है। ठीक है, मैंने इसको बहुत शॉर्ट कर दिया है ताकि आप लोगों को, अब क्योंकि दिन कम रह गए, आप लोगों को इजीली ये समझ भी आ जाए और आप लोग इसको याद भी कर लो। अच्छा, अब सबसे पहले हमारे पास पोस्ट हॉक टेस्ट है। पिछले अगर लेक्चर में आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को अनोवा टेस्ट पढ़ाया है। ठीक है, जो अनोवा टेस्ट है उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अनोवा टेस्ट किस लिए होता है। उसने बेसिकली दो जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं या ऑब्जर्वेशंस हैं या 2 सैंपल्स हैं, कुछ भी है, उनमें आपस में उनको कंपेयर करके उनके डिफरेंस बताना था। ठीक है, जितने भी हमने पीछे टेस्ट किए, जी टेस्ट किए, टी टेस्ट किए, वो सारे किस लिए किए? हम प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर रहे थे, वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर रहे थे। ठीक है, अनोवा टेस्ट जो था ना, उसने जैसे हम सारा काम करने के बाद एक एंड पे टेस्ट रख लेते हैं ना कि ठीक है ये हम लोग इसको सारे को पूरे जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया तो आप एक टेस्ट रखोगे। बिल फर्ज के आप हर चैप्टर का अलग अलग टेस्ट रख लेते हो कि चलो आप इकट्ठा मिलके आपको पता चल जाए कि आपकी उसकी कितनी तैयारी है। ठीक है, तो अनोवा टेस्ट जो है ना, वो बेसिकली वो टेस्ट है जो पीछे वाले टेस्ट को फर्दर उसके सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स दे देगा। ठीक है, उसको प्रॉपर सारा बता देगा कि ये वाले जो टेस्ट थे इनसे ये रिजल्ट्स आए थे, तो ये वाले रिजल्ट्स बिल्कुल ठीक आए थे। ठीक है, वो हो गया अनोवा टेस्ट ने वो काम कर दिया, खत्म हो गई वो बात। लेकिन अब पोस्ट हॉक टेस्ट जो है ना, वो बिल्कुल आखिरी वाली वो छांटी है जो हम लोगों ने एंड पे करते हैं, बिल्कुल लास्ट पे। और ये क्या बताएगा? ये जो ऑलरेडी सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स बता चुका है ना, और अनोवा टेस्ट से जो हम लोगों को सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स आ चुके हैं, उसको फर्दर ये डिटरमिन करता है कि वो टेस्ट आइदर के वो ट्रूली है, मतलब सही हैं, और सही अगर हैं तो वो आए किधर से हैं। उनका जो डिफरेंसेस थे जो अनोवा टेस्ट ने बताया वो आए किधर से हैं। ठीक है, जो पोस्ट हॉक होता है ना, उसका मतलब ही ये होता है आफ्टर द इवेंट। यानी सारा कुछ खत्म हो गया, सारा इवेंट हो गया, सारी ऑब्जर्वेशंस हो गई, टेस्टिंग हो गई उनकी, फिर एक्सपेरिमेंट्स हो गए, एक्सपेरिमेंट्स के बाद फर्दर जो जी टेस्ट टी टेस्ट प्रोवाइड कर लिए, उनके रिजल्ट्स भी आ गए, नोवा टेस्ट ने उनके रिजल्ट्स को सिग्निफिकेंट भी डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ कि बिल्कुल एंड पे सारे इवेंट होने के बाद जो पोस्ट हॉक टेस्ट है वो उसको एक दफा टेस्ट कर लेगा और ये फिर बता देगा कि एंड पे कि वो जो डिफरेंसेस थे जो कि अनोवा टेस्ट ने बताया वो आए किधर से हैं। ठीक है, post hoc test is used only after we find a statistically significant result and need to determine where our differences truly came from। और पोस्ट हॉक का मतलब होता है आफ्टर द इवेंट। देर आर मेनी डिफरेंट पोस्ट हॉक टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट हैं, उनमें से 2 उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, बोन-फेरोनी और ये टकीज ऑनेस्ट सिग्निफिकेंट टेस्ट है। इट्स नॉट टर्की, इट्स टकी। ठीक है, अच्छा, बोन फिरौनी जो है ना टेस्ट, उसके अंदर उन्होंने ये बताया कि ये जो टी टेस्ट हम लोगों ने पीछे परफॉर्म किया जी टेस्ट के बाद, ठीक है, ये जो टी टेस्ट की जो सीरीज होती है ना, उसके अंदर जो पेयर्स हैं या जितने भी ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स के जितने भी पेयर्स हैं जिनको अनोवा टेस्ट ने डिक्लेयर किया या क्लैरिफाई किया, सारा उसका एनालिसिस करके उन्होंने रिजल्ट्स पेश किए सिग्निफिकेंट, तो उस चीज को टेस्ट करने के लिए हमारे पास बोन फिरोनी टेस्ट होता है। ठीक है, टी टेस्ट जो होते हैं उनको टेस्ट करने के लिए। उसके बाद वो बता रहे हैं टकीज ऑनेस्ट सिग्निफिकेंट टेस्ट का डिफरेंस का। ठीक है, और इसमें ये बता रहे हैं कि बिल्कुल बॉन फिरोनी टेस्ट की तरह इट मेक्स एडजस्टमेंट्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कंपैरिजंस, क्योंकि कंपैरिजन की बेस पे एनोवा टेस्ट जो है उसने डिफरेंसेस पेश किए थे, बट इट मेक्स एडजस्टमेंट टू द टेस्ट स्टेटिस्टिक्स व्हेन रनिंग द कंपैरिजंस ऑफ 2 ग्रुप्स। पीछे वाले टेस्ट में क्या हुआ था कि अभी टेस्ट वो जो कंपैरिजंस थे वो 2 ग्रुप्स के हो चुके थे, और उन कंपैरिजंस के होने के बाद उन्होंने जो पोस्ट हॉक टेस्ट परफॉर्म किया और उसके बाद उसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, उनकी कंपैरिजंस बता दिए। लेकिन इसमें क्या होता है कि
विद इन द कंपैरिजन, अभी कंपैरिजन हो रहे हैं, अभी वो जो एनोवा टेस्ट है उसके अंदर कंपैरिजन होते हैं ना, तो उसमें अभी कंपैरिजन हो रहे थे, अभी वो कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन इसके अंदर ही अंदर वो सारी एडजस्टमेंट्स देख के पोस्ट हॉक टेस्ट परफॉर्म कर लेंगे और उसके बाद उनका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। अभी आगे वो बता रहे हैं कि कंपैरिजंस क्या करते हैं, दीज कंपैरिजंस गिव अस एन एस्टिमेट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप्स एंड द कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ द एस्टिमेट. We use this confidence interval in the same way that we use a confidence interval for a regular independent samples t-test. अच्छा, वो कह रहे हैं कि अगर जीरो आ जाता है ना, ये वाली बात थोड़ी सी इन बाकी चीजों से भी रिलेटेड है, कि हमारे पास जैसे मैंने पीछे अनोवा टेस्ट में बताया कि अगर उसका आंसर 1 है तो इसका मतलब होता है कि दोनों जो वेरिएबल्स हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर डिफरेंस लाई करे तो इसका क्या मतलब होता है कि उसमें कोई ना कोई रिजल्ट में भी डिफरेंस होना चाहिए ना। अगर डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर में सेम आप नंबर्स डाल रहे हो या वैल्यूज रख रहे हो, तो वो जब डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 1 ही आएगा। तो इसलिए अगर हमारे पास एनोवा टेस्ट में 1 आंसर आता है ना, तो इसका मतलब होता है कोई डिफरेंस नहीं है दोनों वेरिएबल्स। अगर 1 नहीं आता तो डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे वो इस चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बता रहे हैं कि इट कंटेन जीरो द ग्रुप्स आर नॉट डिफरेंट, बट इफ इट डज नॉट कंटेन जीरो देन द ग्रुप्स आर डिफरेंट। अगर जीरो होगा तो ग्रुप्स डिफरेंट नहीं है, ठीक है, जिस तरह मैंने 1 का बताया। और अगर जो है जीरो नहीं होगा उसका आंसर, तो ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। ये पोस्ट हॉक टेस्ट में वो बता रहे हैं। ठीक है। अब हमारे पास आगे आ जाते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, लेकिन इसमें आप लोगों के लिए सिर्फ इतनी सी बात है, आप लोगों ने इसको यहाँ से ऐसे ही समझ लेना है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का। और लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ये जो 4 टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं ना, इन सब में उन्होंने एक ही बात कही हुई है कि दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को हम बता रहे हैं या उनको एनालाइज कर रहे हैं या उनको कंपेयर कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं या उनके डिफरेंसेस बता रहे हैं। बात उन्होंने सिर्फ दो वेरिएबल्स की करनी है। ठीक है, पीछे भी उन्होंने पोस्ट डॉक में भी बताया। अब ये जो फर्दर हम पढ़ेंगे और इसके बाद भी जो हम लोग कोरिलेशन पढ़ेंगे या कोफिशिएंट्स की टेस्टिंग पढ़ेंगे, उसके अंदर भी सिर्फ दो ही वेरिएबल्स हैं, और उन वेरिएबल्स में से एक डिपेंडेंट होता है और दूसरा इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों ने बस याद रखनी है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो है ना, उसके अंदर वो कह रहे हैं कि ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में हम करते क्या है, दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। ठीक है, उनका एक मॉडल बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनकम एंड नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एजुकेशन। अब इन दोनों में रिलेशनशिप तो है ना, कि आपकी ईयर ऑफ एजुकेशन जितनी है, अगर आप 16 ईयर एजुकेशन है तो आपकी इनकम उसके हिसाब से होगी। अगर आपकी 18 ईयर्स एजुकेशन है तो आपकी इनकम 16 वाले से कंपेयर करके ज्यादा होगी। ठीक है, तो इन दोनों चीजों का आपस में रिलेशनशिप होता है। हाइट एंड वेट ऑफ पीपल का रिलेशनशिप कैसे होता है, कि जिनकी हाइट थोड़ी लंबी होती है क्योंकि बोन्स का वेट होता है, तो इस वजह से उनका वेट थोड़ा सा ज्यादा होता है। इनमें भी आपस में रिलेशनशिप है। ठीक है, लेंथ एंड विड्थ ऑफ एनवेलप्स, लेंथ भी और विड्थ भी दोनों दोनों मिलके एनवेलप पूरा बनाएंगी। टेम्परेचर एंड आउटपुट ऑफ एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, अल्टीट्यूड एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, डोज ऑफ अ ड्रग एंड रिस्पॉन्स। इन सब चीजों का आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है, और रिलेशनशिप क्या होता है, वो लीनियर रिलेशनशिप होता है। अच्छा, एक बात आप लोगों ने इस टॉपिक में याद रखनी है कि जो लीनियर रिलेशनशिप होता है ना, लीनियर जिसमें मॉडल होता है, उसके अंदर इसकी स्टेटमेंट इस तरह होती है, बी नॉट प्लस बी वन एक्स और ई। ठीक है, इसमें प्लस करके। लेकिन अगर कोई मॉडल लीनियर ना हो ना, तो बी नॉट तो यहीं पे रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक्स यहाँ आ जाएगा और बी वन जो है ना, ये इसके ऊपर चला जाएगा शॉर्ट में। ठीक है, जैसे हम पावर्स लिखते हैं ना ऊपर, बिल्कुल उस तरह। तो उसको फिर हम लीनियर नहीं कहते। ये हम लोगों के पास सिर्फ लीनियर, क्योंकि आपके सिलेबस में लीनियर है तो हमने लीनियर पढ़ना है। तो लीनियर जो होता है ना, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। लीनियर मॉडल का फॉर्मूला ऐसे सीधा सीधा होता है, उसमें कोई भी पावर नहीं होती या कोई भी अंडर रूट नहीं होता या कोई भी चीज डिनोमिनेटर में नहीं होती। ये बिल्कुल सीधा सीधा एक लीनियर उन्होंने एक सीक्वेंस में उन्होंने बता दिया। ठीक है, अब इसमें वो बता रहे हैं वाई जो है वो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये रिस्पॉन्स वेरिएबल कह रहे हैं। एक्स जो यहाँ पे एक्स है उसको हम इंडिपेंडेंट या प्रिडिक्टर वेरिएबल भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो ई है ना, ये रैंडम वेरिएबल है।
और इसको ये भी कह लेते, यूं कह सकते हैं कि ये एरर टर्म होती है। और एरर टर्म वो नहीं होती कि अगर हम लोग कहें एरर, क्योंकि हमारे माइंड में जब एरर का लफ्ज आता है तो हम सोचते हैं कि ये मिस्टेक हो सकती है, लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स में इट्स नॉट अ मिस्टेक, ये कोई गलती नहीं है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ द फॉर्मूला। ठीक है। अब लीनियरिटी ऑफ मॉडल में वो ये बता रहे हैं कि ये एक एग्जम्पशन है। टिपिकली add other assumptions about the distribution of the error terms, independence of the observed values of y and so on. Using observed value of x and y, अब हम लोगों ने observed values ली दोनों की। एक ये हमारे पास वेरिएबल है जो कि डिपेंडेंट है, एक्स वेरिएबल है जो कि इंडिपेंडेंट है। अब इनमें से ही चले वेरिएबल्स ले लेते हैं दो। फॉर एग्जाम्पल हमारी इनकम किस चीज पे डिपेंडेंट है? नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एजुकेशन पे। तो हमारे पास इनमें से y क्या होगा? y इनकम होगी जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x जो है वो नंबर ऑफ ईयर ऑफ एजुकेशन होगी जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और डिपेंडेंट इस इंडिपेंडेंट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यूजिंग ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई वी एस्टिमेट बी नॉट एंड बी वन एंड मेक इन्फ्रेंसेस सच एज कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस फॉर बी नॉट एंड बी वन। अब वो कह रहे हैं इन दोनों को यूज करके ना, यहाँ पे और यहाँ पे जब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं किसी भी चीज की, फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं उनकी, अगर उन्होंने यहाँ पे तो उन्होंने वेरिएबल्स बताए हुए ना, अगर वो वेरिएबल्स की वैल्यूज बताते हैं, ठीक है, इनकम भी बताते हैं और ईयर ऑफ एजुकेशन भी बताते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है और इनकम बताते हैं कि 15,000 इनकम है, ठीक है, तो यहाँ पे वो पुट करेंगे ईयर ऑफ एजुकेशन, नहीं सॉरी इनकम, और एक्स में पुट करेंगे ईयर ऑफ एजुकेशन। ठीक है। तो वो कह रहे हैं इन दोनों की जो ऑब्जर्वेशंस है ना, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज जो है, जो हमने ऑब्जर्व करके वैल्यूज ले ली, उनसे हम क्या एस्टिमेट करेंगे? बी नॉट और बी वन की वैल्यू इन्हीं से एस्टिमेट होगी ना। ठीक है। और फिर वी मे ऑल्सो यूज द एस्टिमेटेड मॉडल टू फोरकास्ट और प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ वाई फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स। फिर ऐसे भी हो सकता है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हमारे पास ईयर ऑफ एजुकेशन है फॉर एग्जाम्पल 16, और एक्स वाई हमारे पास अगर इनकम है अगर मैं कहूँ कि 15,000 है, तो वो कह रहे हैं इन दोनों वैल्यूज को देख के हम किसी कोई और वैल्यूज भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कोई और वैल्यूज क्या हो सकती है कि अगर 16 ईयर एजुकेशन की 15,000 तनख्वाह है, ठीक है, इनकम है, तो 18 ईयर एजुकेशन की अप्रोक्सीमेटली हो सकता है कि 2500। ठीक है, हम एस्टिमेट कर सकते हैं। इन विच केस अ मेजर ऑफ प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी में ऑल्सो बी ऑफ इंटरेस्ट। ठीक हो गया। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के अंदर इतनी सी बात याद करनी है। इसी से रिलेटेड आगे भी बातें हैं जिसमें टेस्टिंग ऑफ कोफिशिएंट भी आता है और कोरिलेशन भी आता है। ठीक है। अब टेस्टिंग ऑफ कोफिशिएंट जो है ना, अच्छा उन्होंने यहाँ पे कोफिशिएंट या कोरिलेशन कोफिशिएंट आप कह लें, उसको आर से डिनोट किया है। ठीक है। और उन्होंने ये बताया कि जो कोफिशिएंट होता है ना, वो वही बात पुराने वाली कि दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को ही बताएगा, लेकिन उसको उस रिलेशनशिप के अंदर बताएगा क्या? उसकी स्ट्रेंथ और डायरेक्शन, दो चीजें बताता है। हमारे पास एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं, उनके रिलेशनशिप के अंदर, लीनियर रिलेशनशिप के अंदर स्ट्रेंथ और डायरेक्शन बताता है क्या चीज? कोफिशिएंट बताता है। ठीक है। हाउएवर द रिलायबिलिटी ऑफ द लीनियर मॉडल आल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी ऑब्जर्व्ड डाटा पॉइंट्स आर इन द सैंपल। We need to look at both the values of the correlation coefficient R and the sample size n together. हमारे पास R कोफिशिएंट है और सैंपल साइज हमारे पास हमेशा से n होता है। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी बताया। अब देखें फर्दर वो क्या कह रहे हैं। सिंबल्स उन्होंने लगाए, ये जो सिंबल्स होते हैं, ये P हमारे पास पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट है, पॉपुलेशन, और R हमारे पास सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट है। ठीक है, दोनों कोफिशिएंट्स ही हैं। जैसे मैंने पीछे आप लोगों को जब बताया है उसका टी टेस्ट और जी टेस्ट में, उसके अंदर जो एक्स बार था वो हमारे पास पॉपुलेशन का पूरा वो एवरेज था, और जो म्यू था वो हमारे पास क्या था? सैंपल का एवरेज था। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह हमारे पास यहाँ पे पॉपुलेशन का कॉफिशिएंट है जिसको पी से डिनोट किया गया, और आर जो है वो हमारे पास सैंपल का कॉफिशिएंट है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे वो वही बात करें कि अगर पी की वैल्यू क्लोज टू जीरो होती है ना, तो सिग्निफिकेंटली मतलब जीरो होती है, तो हम क्या कहते हैं कि उनमें डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे उन्होंने दो कंडीशंस दी हैं कोफिशिएंट के बारे में।
वो कह रहे हैं कि अगर इफ द टेस्ट कंक्लूड्स दैट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम जीरो, अगर वो जीरो से डिफरेंट है यानी कि जीरो नहीं है, तो हम कहेंगे कि जो कोएफिशिएंट है वो सिग्निफिकेंट है। ठीक है, यानी कि उन दोनों में रिलेशनशिप एक्स और वाई का, क्योंकि हम एक्स और वाई का रिलेशनशिप बता रहे हैं ना, एक्स और वाई जो है दोनों वेरिएबल्स, उनका रिलेशनशिप जो है वो लीनियर रिलेशनशिप है। ठीक है, अगर उसकी वैल्यू जो है वो कोएफिशिएंट जीरो से डिफरेंट होती है। तो कंक्लूजन उन्होंने क्या दी, देयर इज अ सिग्निफिकेंट लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, वी कैन यूज द रिग्रेशन लाइन टू मॉडल द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। और उसका एक फायदा ये होता है कि हम जब जीरो से डिफरेंट हो जाती है ना वैल्यू, तो हम लोगों को पता चल गया कि उनके दरम्यान में लीनियर रिलेशनशिप था। लीनियर का मैंने आप लोगों को क्या बताया यहाँ पे, कि लीनियर का मतलब होता है ये बिल्कुल सीधे सीधे फॉर्मूला में उनके वैल्यूज पुट होंगी और आंसर आ जाएगा, ये होता है लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है, कोई इधर उधर की बात नहीं की उन्होंने। और लीनियर रिलेशनशिप का फायदा ये होता है कि फिर वो रिग्रेशन लाइन जो होती है किसी भी मॉडल को जो के बनाने के लिए यूज होती है, वो यूज कर सकती हैं, ताकि वो एक्स और वाई, क्योंकि उनका रिलेशनशिप ही लीनियर उन्होंने प्रूव कर दिया ना, तो उनका मॉडल भी बन सकता है। लेकिन नीचे वाले जो उन्होंने कंडीशन दी उसमें उन्होंने कहा कि अगर जो डिफरेंट ये जो आंसर है ना, कोरिलेशन कॉफिशिएंट जो है वो अगर जीरो हो या जीरो के क्लोज हो, तो वो कोरिलेशन कॉफिशिएंट सिग्निफिकेंट नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो एक्स और वाई है उनके दरमियान में कोई भी लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। अगर लीनियर रिलेशनशिप नहीं होगा तो रिग्रेशन लाइन भी नहीं बनेगी मॉडल को बनाने के लिए। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है। उसके बाद लास्ट पे उन्होंने एक बात कोरिलेशन की कही, बिल्कुल वही सेम बात जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ी है लीनियर सिंपल लीनियर रिग्रेशन में, कि कोरिलेशन क्या होती है, स्टैटिस्टिकल मेजर होता है जो कि दो वेरिएबल्स को आपस में ऑब्वियसली उनको कंपेयर करेगा, दैट एक्सप्रेसेस द एक्सटेंट टू विच टू वेरिएबल्स आर लीनियरली रिलेटेड। वो दो रिलेशनशिप्स लीनियरली किस तरह से रिलेट होते हैं इस चीज को वो बताएगा, कोरिलेशन जो होता है। ठीक है, इट्स अ कॉमन टूल फॉर डिस्क्राइबिंग सिंपल रिलेशनशिप्स विदाउट मेकिंग अ स्टेटमेंट अबाउट कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद वो कह रहे हैं कोरिलेशन जो होता है वो मेजर कैसे करते हैं। आर होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो हमने ऊपर पढ़ा, क्वांटिफाइज द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप, कोरिलेशंस आर आल्सो टेस्टेड फॉर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंस। अब बेसिकली जो ऊपर हम लोगों ने कोएफिशिएंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर पढ़ा ना, आर और पी उन्होंने जो आइडेंटिफाई किया हुआ था, उसके अंदर उन्होंने बेसिकली स्ट्रेंथ बताई थी रिलेशनशिप की, कि किसके लिए मॉडल बन सकता है, रिग्रेशन लाइन किसकी मॉडल के लिए बन सकती है और किसके मॉडल के लिए नहीं बन सकती। ठीक है, और लास्ट पे कोरिलेशन कांट लुक एट द प्रेजेंस और इफेक्ट ऑफ अदर वेरिएबल्स आउटसाइड ऑफ द टू बीइंग एक्सप्लोर्ड। Importantly, correlation doesn't tell us about cause and effect. Correlation also cannot accurately describe uh, curvilinear relationships. तो ये कोरिलेशन के बारे में उन्होंने थोड़ा सा बताया हुआ है कि कोरिलेशन, क्योंकि ये ज्यादातर सिंपल लीनियर रिग्रेशन से ही रिलेटेड है, तो इसमें वही वाली चीजें आती हैं। और अगर आपको कोरिलेशन की मैं एग्जांपल दूं, तो इसमें हम एग्जांपल में क्या देखेंगे कि फॉर एग्जांपल आपके पास वेट और हाइट है, ऊपर वाली वही वाली दो बातें, तो पॉजिटिव भी हो सकता है कोरिलेशन, नेगेटिव भी हो सकता है कोरिलेशन। ठीक है, जो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है ना उसमें ये होता है कि दोनों वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल ज्यादा हो रहा है जो कि डिपेंडेंट डिपेंडेंट जो है ना, इंडिपेंडेंट अगर ज्यादा हो रहा है ना, तो डिपेंडेंट भी उसके मुताबिक ज्यादा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इंसान का की हाइट ज्यादा है ना, हाइट तो इंडिपेंडेंट हो गई, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वेट। हाइट अगर बढ़ेगी तो वेट भी बढ़ेगा। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरह इसको कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, कि एक वेरिएबल की बेस पे दूसरा वेरिएबल जो है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप नेगेटिव कोरिलेशन को देखो तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं जिनमें एक बढ़ रहा होता है तो दूसरा कम हो रहा होता है। ठीक है, तो उसको हम कह देते हैं नेगेटिव कोरिलेशन, जिसके अंदर अगर एक चीज ज्यादा हो रही है तो दूसरी उसके उस पर डिपेंड तो कर रही है, लेकिन उसकी डिपेंडेंसी उस जो एक वेरिएबल है उस वो अगर ज्यादा हो रहा है तो दूसरे वाला उसको देखकर कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी बहुत सारे केसेस होते हैं। तो ये था हमारा टोटल बायोस्टैटिस्टिक्स का टॉपिक जो कि रह गए थे बाकी।
तो यहाँ पे आपका ये जो है कंप्लीट हो गया है। इसको आप लोग अच्छे से कर लो, किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, इसके नोट्स भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, और बायोस्टैट और एनिमल बिहेवियर का तकरीबन तकरीबन सारा कंप्लीट हो कवर हो गया सिलेबस। ठीक है, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज।